हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर जून 2016 का है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अरिकमेडु। अरिकमेडु पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। यह स्थल भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर 1945 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोज कार्य करते हुए उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 हड़प्पाकालीन स्थल का सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से मिला है हमें बड़ा अन्नागार। मोहनजोदड़ो पश्चिमी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खुदाई का कार्य किया और यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। लोथल से ईंटों से बनी गोदी गोदी उसे कहते हैं जहाँ सामान लादने उतारने के लिए बड़ी नाव या जहाज खड़ा किया जाता है। और जो लोथल है वो अहमदाबाद ज़िले से 16 किलोमीटर दक्षिण सरगवाला गांव में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा से मिला है नगर दुर्ग और निचली बस्ती। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है और इसका उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में बी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचली बस्ती अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं। यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। उसके बाद सुतकाजेन दौर से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो वो है ऑप्शन 2, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है और इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। कौटिल्य ने सौवर्णिक तथा लक्षणाध्यक्ष नामक मुद्रा अधिकारियों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में सुवर्ण, कारसापण, मास्क तथा कागजी नामक मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो वो है ऑप्शन 4, पांचाल। पांचाल उत्तर पांचाल के सिक्कों के प्रमुख लांछनों में मत्स्य, वृषभ, हाथी है और दक्षिण पांचाल के सिक्कों पर लगभग 100 प्रकार के लांछन देखने में आए हैं और ये सभी गोल आकृति के हैं। पांचाल सिक्कों के चिन्ह जो हैं वो राजा के नाम से मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो जो तमिल व्याकरण से संबंधित है वो है ऑप्शन 3, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण पर एक विस्तृत ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है, जिसमें वर्ण विचार, व्युत्पत्ति और पदार्थ का वर्णन है और व्याकरण के अतिरिक्त इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी बातें भी उल्लिखित हैं। और इसके रचनाकार तोल्काप्पियर जो कि ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो है ऑप्शन 3, ग्राम से प्राप्य कर में कमी लाने के संबंध में। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख ग्राम से प्राप्य कर में कमी लाने के संबंध में है। सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष रुमिनदेई की यात्रा की। उसने इस स्थान को कर मुक्त करके 1/8 भाग को कर के रूप में लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है? नीचे दिए कूट का
प्रयोग करें। तो जो खारवेल के आथी गुम्फा अभिलेख से हमें वर्णन मिलता है वो है सातकर्णी, बहस्तिमित और रठिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? जो मुद्रा से संबंधित शब्द है वो है ऑप्शन 3 द्रम। द्रम जो है वो मुद्रा से संबंधित है। प्रतिहार शासकों ने ग्रीक ड्राकमा का अनुसरण किया था और 66 ग्रेन के सिक्कों को उत्कीर्ण लेखों में द्रम कहा गया है। इस काल के अनेक शासकों ने अपने सिक्कों के नाम अपने नाम पर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? जो मंदिर ईंटों से निर्मित है वो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है जो छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में स्थित है। यह रायपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम ने की थी। 7वीं सदी का यह लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? तो वो की थी ऑप्शन 3 विग्रह राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? वो स्थित है ऑप्शन 2 बोरोबुदूर। बोरोबुदूर जो है वो जावा में स्थित है और वहाँ विशाल बौद्ध स्तूप वस्तुतः प्राचीन विश्व की अत्यंत उत्कृष्ट रचना है और इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में हुआ था। यहाँ पे जो है वो 9 चबूतरे हैं और प्रत्येक ऊपरी चबूतरा जो है वो निचले से छोटा होता गया है। सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य घंटा आकृति का स्तूप बनाया गया है जो कि संपूर्ण निर्माण को आच्छादित करता है और 9 चबूतरों में से नीचे के 6 वर्गाकार तथा ऊपर के 3 जो है वो गोलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? तो ये प्राप्त थी ऑप्शन 3 राज्यवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? जो पल्लव काल की विशेषता है वो है ऑप्शन 1 सोमस्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट का प्रयोग करें। ऑप्शन 1 है वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। ये सही कथन है। ऑप्शन 2 उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। ये भी सही कथन है। ऑप्शन 3 उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं व सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इनका सही मिलान करना है हमें। बिल्हण की जो पुस्तक है वो है विक्रमांक देवचरित और बाण भट्ट की हरसचरित और सोमेश्वर तृतीय की पुस्तक है अभिलषितार्थ चिंतामणि और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 ग्राम 23 उपखंडों में बंटा हुआ था। ये सही कथन है। ऑप्शन 2 प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। ये गलत है। प्रत्येक उपखंड से 1 प्रतिनिधि चुना जाता था। ऑप्शन 3 उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी। ये भी सही है। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। ये भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
एक को कथन अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, ख्रिस्ती ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, अरिकमेडो की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो जो पूर्वी भाग में स्थित है वो है ऑप्शन 1 सूर्य मंदिर कोणार्क और ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए और डी। सूर्य मंदिर जो है वो पुरी से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व में, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर पूर्वी गंग राजा नरसिंह देव के समय उन दिनों में बना था जब ओडिशा में मंदिर निर्माण का कार्य अपने चरम शिखर पर था। और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। ये दोनों मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए थे फारसी और तुर्की में। सॉरी, फारसी और तुर्की में नहीं है, ये अरबी और तुर्की में। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः अरबी और तुर्की भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। चचनामा की रचना काजी इस्माइल ने, जो कि अलौर का प्रथम काजी था, की थी। मोहम्मद कासिम के जो है वो सिंध विजय के बाद की थी। और बाबरनामा की रचना बाबर ने स्वयं की थी। इसे तुज के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था और मूलतः तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना हुई थी। अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 शेख नूर अल दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो जो है सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 इमादुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर की कवियत्री जिसने अपनी किताब हदी बदेया धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सांची होनम्मा। मशहूर कवियत्री सांची होनम्मा अपनी किताब हदी बदेया धर्म के लिए मशहूर है और इस पुस्तक में होनम्मा ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पुरोगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो, ये सही है। तारिक ए सलातीन ए अफगाना ख्वाजा नियामतुल्लाह हरावी, ये जो है सही नहीं है। तारिक ए सलातीन ए अफगाना अहमद यादगार की पुस्तक है जो कि लोधी शासन पर प्रकाश डालती है। सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी, ये सही है। जफरनामा याहिया सरहिंदी, ये भी गलत है। जफरनामा जो है वो पर्शियन भाषा में गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और कूट की मदद से सही उत्तर की पहचान करें। सूची 1 में जो ऑप्शन
ए है आमिल, वो है राजस्व संग्राहक, और बक्काल जो है व्यापारी, पाही अनावासी खेतीहर, और कुलकर्णी ग्रामीण लेखाकार। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की पहचान करें। सूची 1 मलिक उल तुजार जो है वो है व्यापारियों का मुखिया। विस्वा जमीन की पैमाइश की एक छोटी इकाई, और कुस्क एक रिहायशी किला, और मवास एक किलेबंद गांव। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, आसफ खां का मकबरा लाहौर, अतगा खां का मकबरा दिल्ली, और अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है अतगा खां का मकबरा दिल्ली, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा, और लास्ट में आसफ खां का मकबरा लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 1 फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया। इसमें 2 प्रकार की इमारतें हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक भवनों में जो है वो जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की मज़ार है, और गैर धार्मिक भवनों में महल, प्रशासनिक भवन तथा अन्य प्रकार के भवन मुख्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंके का स्थान ले लिया, ये सही कथन है। ऑप्शन 2 दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही कथन है। आधे दाम को अधेला कहा जाता था, ये भी सही है। अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराएं बनवाई? तो ये कथन है ऑप्शन 1 एफ पेलसर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दोनों कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया, ये कथन गलत है। तर्क आर, 1611 से 22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुंटा बना लिया था और वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद और जहनुमाबाद बताकर तिरस्कृत किया था? तो ये किया था ऑप्शन 1 अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया? तो शाहजहां ने शामिल किया था ऑप्शन 4 माही मरातिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई
निम्न संधियों को काल कर्मानुसार सजाएं और सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आएगी इलाहाबाद और कड़ा की संधि। इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो है वो अगस्त 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ हुई थी और इस संधि के अनुसार इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए थे। उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई और इसके बदले में सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से सौंप दी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे सालबाई की संधि। सालबाई की जो संधि है वो 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। उसके बाद है बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव और अंग्रेज़ों के बीच हुई और इस संधि के अनुसार पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तथा सूरत अंग्रेज़ों को दे दिया। कंपनी ने पेशवा की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उसे पुणे में स्थापित कर दिया। और लास्ट में है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये जो है वो टीपू और अंग्रेज़ों के बीच मार्च 1972 में हुई थी और इस संधि द्वारा टीपू ने अपना आधा राज्य है वो कंपनी को सुपुर्द कर दिया था। इसमें मालाबार, कुर्ग, डिंडीगल, बारामहल और पहाड़ी घाट, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो भाग है वो मराठों को तथा कृष्णा नदी का मध्यवर्ती भाग जो है वो निजाम को मिला था। टीपू ने करीब 30 लाख पौंड की रकम हर्जाने के तौर पर दी और अपने 2 पुत्रों को जमानत के रूप में कॉर्नवालिस को सौंप दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए कूट से सही उत्तर बनाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह है 24 जनवरी 1857 को पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट 18 जुलाई 1857 को पारित हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 5 सितंबर 1857 को पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद के, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन 2 1920 में। भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही सीक्वेंस होगा, इसमें जो सबसे पहले होगा वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नंबर 2 पे और नंबर 3 पे होगा द इंडियन प्रेस एक्ट और लास्ट में द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन 3 लॉर्ड लिनलिथगो ने। मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ जो कि बिहार में है में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। और कांग्रेस के इसी प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की है? तो ये की है ऑप्शन 4 यूएसए से।
भारत ने जो है वो हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त की है और इसकी शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में की गई। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के सहयोग से गेहूं आदि के उत्पादन में क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन 2 क्षेत्रवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की। बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन 3 थॉमस पेन ने। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक थॉमस पेन की है और थॉमस पेन जो है फ्रेंच क्रांति 1789 के प्रबल समर्थक थे तथा मानव अधिकारों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ। ये सही कथन है। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की। ये भी सही है। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। तो यही विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4, इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। पुनर्जागरण ने जो है वो मानवतावाद को जन्म दिया था और मानववादियों ने मध्ययुगीन व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाई और धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास और भूगोल जैसे विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर अंग्रेजी दार्शनिक, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री तथा विक्टोरिया युग के राजनीतिक विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है वो है ऑप्शन 3 E.H. कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए। ये सही है। ऑप्शन 2, इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। ये कथन गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है। ये सही है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। ये सही है। तर्क आर, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के तथ्यों का सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करें। तो सूची 1 में लेखक हैं व सूची 2 में उनके कार्य, इनका सही मिलान करना है। विल्हम डिल्थी जो है वो इसका कार्य है
हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। G.R. एल्टन, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फ्रैंक एंकरस्मिट, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। और थॉमस कून, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।